नमस्कार दोस्तों। आज हम नागरिक शास्त्र के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मैं ही राज्य हूँ, राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य का बृहद रूप, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो देखिए, मैं ही राज्य हूँ लुई 14वें से मिलेगा। राज्य व्यक्ति से पहले है अरस्तु, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह प्लेटो का कथन है। तो इस हिसाब से पहला सही हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य में जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? इसका उत्तर है राज्य का राज्यपाल। राज्य के न्यायाधीश को, जिला न्यायाधीश को राज्यपाल नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सामान्यतः जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाती है, लेकिन न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रह चुका है। अगला प्रश्न है, पंचायत राज सम्मिलित है। पंचायत राज सम्मिलित है राज्य सूची में। पंचायत राज राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति करते हैं, जबकि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? मार्क्सवाद तथा एंजेल्स। मार्क्स तथा एंजेल्स जो हैं वो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माने जाते हैं। फांसीवाद में राज्य को माना है। फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। मुसोलिनी ने इनसाइक्लोपीडिया इटालियाना के 1932 के संस्करण में जिला राज्य की फासिस्ट संकल्पना में सब कुछ समा जाता है। इससे बाहर किन्हीं मानवीय या आध्यात्मिक मूल्यों का अस्तित्व ही संभव नहीं, महत्व तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने इस विचार को व्यक्त किया है? समानता प्राकृतिक और अवांछनीय है। समानता प्राकृतिक और अवांछनीय है, ये किसका कथन है? यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु की मान्यता है कि कुछ मनुष्य प्रकृति से ही बुद्धि रहित तथा विवेक शून्य होते हैं और कुछ अन्य मनुष्य बुद्धि तथा विवेक से संपन्न होते हैं। विवेकहीन व्यक्तियों का विवेकशील व्यक्तियों की दास्ता में रहने में प्रकृति नियम की सर्वथा अनुकूल ही और इन दोनों में समानता स्थापित करना प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में
कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता पाई जाती है? इसका देखिए ऑप्शन है संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें। तो इसमें से पहला सही है क, ख और घ। क, ख और घ सही है, जबकि ग इसमें शामिल नहीं है। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। तो विधि पद का क्या अभिप्राय है? मानव स्थापित विधि। निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं रक्त संबंध, धर्म युद्ध और राजनीतिक चेतना। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार न तो राज्य की उत्पत्ति के विशेष समय का पता लगाया जा सकता है, न किसी विशेष कारण का। यह विभिन्न तत्वों के प्रभाव से युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ। इसमें स्वजन, समूह, धर्म, युद्ध और राजनीति चेतना की विशेष भूमिका रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? पहला ऑप्शन है राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन में शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई। राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई। तो इसमें राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ के लिए हुआ है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुई है और न मनुष्यों की इच्छा की पूर्ति के लिए। यह न तो उच्च विवेक की अभिव्यक्ति है न उच्च इच्छा की। इसके विपरीत राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार किसने दिया है? तो स्वतंत्रता का यह विचार दिया है टी.एच. ग्रीन ने। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? ऑप्शन है नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। तो फ्रेंड्स इसमें सही है थर्ड, 3 नंबर का। नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। तो विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में क्या अंतर जिसने बताया है उनका नाम है ए.बी. डायसी। डायसी के शब्दों में विधिवेत्ता जिस प्रभुसत्ताधारी को मान्यता देते हैं उनके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ता धारणा रहता है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। एक
विचारशील व्यक्ति नीतिभ्रष्ट प्राणी है। मनु के विषय में यह विचार प्रतिपादन किया। तो मनु के विषय में यह विचार जिसने प्रतिपादित किया उनका नाम है रूसो। रूसो का विश्वास था कि संसार में पाया जाने वाला पाप भ्रष्टाचार तथा दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, बल्कि वे पूर्ण रूप से विकृत सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। एक विचारपूर्ण कला तथा संस्कृति ने मनुष्य को उसके लक्ष्य से हटा दिया है और उसे पथभ्रष्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बतलाया है? तो यह बतलाया है रूसो ने। रूसो ने तात्कालिक इच्छा और तात्विक इच्छा में अंतर किया है। तात्कालिक इच्छा मनुष्य के स्वार्थ और तात्कालिक सुख या लाभ पर आधारित है। तात्विक इच्छा सबके हित और मनुष्य के परम हित से जुड़ी होती है। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। उदारवाद सभी व्यक्तियों को मतों को समान मानता है। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो दोहरा शासन संघीय व्यवस्था का लक्षण है। संघीय व्यवस्था में दोहरा शासन होता है, एक संघ स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता के आकार की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आनुपातिक समानता का सिद्धांत अरस्तु ने प्रतिपादित किया है। अरस्तु के अनुसार राज्य की ओर से अपने पदों, उपाधियों तथा पुरस्कार का वितरण नागरिकों की योग्यता तथा गुण के अनुपात में किया जाना चाहिए। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किसने दी, किससे संबंधित है? तो अधिकारों की यह परिभाषा बेंथम से संबंधित है। बेंथम के अनुसार अधिकार कानून की उपज है, यदि कानून नहीं तो अधिकार नहीं। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया है। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? एल्फ्रेडो रोक्को ने किया है। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। संविधान के अनुच्छेद 48 क में वर्णित है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कौन रिट जारी कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। मूल अधिकारों के प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक संविदा के सिद्धांत से लॉक संबंधित हैं। लॉक के राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह किसका कथन था? यह कथन था लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले
ने समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी माना है। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? ऑप्शन है अवरोधों का, प्रतिस्पर्धा का, विशेषाधिकार का, सामाजिक वर्गों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार का। समाज में समानता विशेषाधिकार का अभाव है। समानता के सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी देता है। तो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी कौन देता है? लोकतंत्र। राजनीति समानता का अभिप्राय है अधिकार प्राप्त हो हर व्यक्ति को शासन के कार्यों में राजनीतिक समानता लोकतंत्र का प्रमुख तत्व है। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है हॉब्स का। राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? तो यह मत है अरस्तु का। अरस्तु का मानना है कि राज्य एक समग्रता है तथा व्यक्ति उसका एक अंग है, जैसे शरीर से उसके अंगों का संबंध हो। चूँकि समग्र का अस्तित्व पहले आता है और अंगों का बाद में आता है, इस आधार पर राज्य का जन्म व्यक्ति से पहले हुआ है। हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं। राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं। अनुबंध के बाद व्यक्तियों को मार देने का अधिकार बना रहता है। राज्य का स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं। यद्यपि संप्रभु के समक्ष व्यक्ति अपने सारे अधिकार त्याग देते हैं और शासक के विरुद्ध व्यक्तियों के कोई अधिकार नहीं रह जाते, जीवन के आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध कौन करता है? तो बहुलवादियों का विरोध है। दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि राज। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज्य सत्ता को सीमित कर देता है। अगला प्रश्न है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालीन संप्रभुता आरोपित है। राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में या शासक दल में? तो निर्वाचक गण में। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सही है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साधन का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों हैं, राज्य न साधन है और न साध्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य साधन और साध्य दोनों हैं। उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं जबकि आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। समानता और उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की संप्रभुता अनुरूप नहीं है? तो आर्थिक समानता। उदारवादी आर्थिक समानता के पक्षधर नहीं है जबकि मार्क्सवादी इसके पक्षधर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है। तो ग्रीन ने स्वतंत्रता को क्या माना है? नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, करने योग्य काम करने की क्षमता। तो ग्रीन ने स्वतंत्रता को करने योग्य काम करने की क्षमता माना है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन बातों का करने का अधिकार है जो दूसरे के विरुद्ध नहीं हो। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। तो इसका आंसर हो जाएगा उदारवाद। निम्नलिखित में ऐसे
तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? तो जो इन तीनों से अलग है वो है समाजवाद। उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद तीनों राज्य को सीमित करना चाहते हैं, जबकि समाजवाद राज्य को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना चाहता है। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। तो यह कथन है मुसोलिनी का। मुसोलिनी का उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास था। उसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने हितों की साधना करनी चाहिए, चाहे इसके लिए दूसरे राज्य के हितों का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। इसलिए विश्व शांति कभी संभव नहीं है। शांति तो एक ऐसे तालाब के समान है जहाँ पानी ठहर कर गंदा हो जाता है। बिना युद्ध को कोई मानव जाति या समाज अथवा राज्य उत्पत्ति नहीं कर सकता। मुसोलिनी के शब्दों में ही पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है। भारत का उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? तो यह कहा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित में किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। तो यह बोदा के अनुसार, रूसो, हॉब्स या ऑस्टिन। तो यह कहा था ख और ग, हॉब्स और रूसो ने। हॉब्स और रूसो का मानना है कि समितियों राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। हॉब्स का मानना है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, इसलिए संप्रभु कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। समितियां संप्रभु की इस प्रकार की शक्ति में हस्तक्षेप कर रही है। इसी प्रकार रूसो का मानना है कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। जो आपके इस प्रश्न में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सिंगापुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। महात्मा